हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। पिछले वीडियो में हमने अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल पढ़ेंगे। तो वापस मैं बता दूं, हम कोल का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारे पास जो अवेलेबल कोल है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होगा, this basically mean the determination of chemical element like carbon, hydrogen, sulfur and nitrogen. This required high degree of skill and the procedure are lengthy and tedious. The cost of equipment required very high. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे कोल में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है और कितना नाइट्रोजन है। इन सभी का अमाउंट पता कर कर हम एक डिसीजन बनाएंगे कि हमारा कोल अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। ये जो मेथड है वो कॉस्टली है, लेंथी है और टेंडियस है और इसके अंदर हाई स्किल्स की ज़रूरत है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस बहुत ही इजी था, लेकिन ये एनालिसिस थोड़ा टफ है और कॉस्टली भी है। अब हमें ये देखना है कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो पता करके करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन पढ़ेंगे, so for better quality of coal there should be more amount of carbon, sometimes hydrogen in the fuel but less amount of nitrogen, sulfur and oxygen and ash content। तो अगर हमारे फ्यूल में नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और एश कम है तो हमारा फ्यूल क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, और साथ ही में अच्छी क्वालिटी वाले फ्यूल के अंदर कार्बन अमाउंट और हाइड्रोजन अमाउंट ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम अल्टीमेट एनालिसिस में वेरियस केमिकल एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद हम ये एक रिजल्ट बनाएंगे कि हमारा जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। अब बात यह आ गई कि हम किस तरह से ये पता करें कि हमारे कोल में कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना नाइट्रोजन है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो किस तरह से हम ये पता करें कि हमारे कोल में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है और कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्यूरेटली वेटेड कोल सैंपल इज बर्न इन ऑक्सीजन in a combustion apparatus. Carbon and hydrogen in the coal sample are converted into CO2 and H2O respectively. H2 is absorbed by the weighted amount of CaCl2 in a tube and CO2 is absorbed by KOH in a tube. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम एक apparatus ले रहे हैं बर्निंग के लिए। हमने फ्यूल लिया और उस फ्यूल को बर्न किया। बर्न करने की वजह से जो कार्बन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जो हाइड्रोजन था हमारे फ्यूल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O के अंदर। जितना अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा CaCl2 के द्वारा और जो भी CO2 बना है वो KOH सॉल्यूशन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम किस तरह से पता लगाएंगे ये हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक बार इक्विपमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कंबक्शन ट्यूब है, यहाँ पे फ्यूल का कंबक्शन होगा और यहाँ पे प्योर ड्राई O2 हम डाल सकते हैं इस ट्यूब की हेल्प से ताकि बर्निंग अच्छे से हो। फर्नेस के अंदर CuO प्लेट्स लगी हुई हैं। सैंपल इन अ प्लेटिनम कंटेनर, तो ये प्लेटिनम कंटेनर है, यहाँ पे हमने अपना सैंपल डाल रखा है। अभी इसकी हेल्प से हम यहाँ पे बर्न कर रहे हैं और हम ड्राई ऑक्सीजन को यहाँ से पास कर सकते हैं ताकि बर्निंग अच्छे से हो। बर्न होने के बाद जो भी फ्यूल के अंदर कार्बन अवेलेबल था वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर और जो भी हाइड्रोजन अवेलेबल था वो हो जाएगा H2O के अंदर। ठीक है, तो H2O जो है वो ऑब्जर्व हो जाएगा CaCl2 के द्वारा और जो CO2 बचेगा वो ऑब्जर्व हो जाएगा हमारा KOH सॉल्यूशन के द्वारा और जितना ऑक्सीजन बच गया है उसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अब हम कैसे पता करेंगे कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो यहाँ पे वेरियस रिएक्शंस होती हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बनाते हैं, H2O। अब जो KOH है उसने क्या ऑब्जर्व किया था, CO2 ऑब्जर्व किया था। तो CO2 ऑब्जर्व करने के बाद क्या हो जाए, बन जाएगा यहाँ पे K2CO3 प्लस H2O और CaCl2 ने जो भी वाटर बना था उसको ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पे क्या
प्रोड्यूस होगा CaCl2.7H2O। अब कार्बन हम किससे पता लगाएंगे? कार्बन पता लगाने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इन द वेट ऑफ KOH ट्यूब इंटू 12 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 44। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि हमने ट्यूब के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ KOH और CaCl2 भरा हुआ था, तो हम बस ये कैलकुलेट करेंगे कि KOH ने अगर CO2 ऑब्जर्व किया है तो उसके वेट में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, तो यही बढ़ोतरी को हम कैलकुलेट करके परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कार्बन का पता चल जाएगा। अब वैसे ही CaCl2 का भी हमने नॉन अमाउंट ट्यूब पे डाला था, तो CaCl2 ने क्या ऑब्जर्व किया है? जितना भी H2O प्रोड्यूस हुआ है उसको ऑब्जर्व किया है, तो उसके वजह से इसका भी वेट कुछ बढ़ जाएगा, तो वो जितने वेट में बढ़ोतरी हुई है उसी को हम परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंक्रीज इन द वेट ऑफ KOH इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, और वेटेड अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन इन 40 इंटू 44 क्या है यहाँ पर? मास ऑफ CO2। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 32, और कार्बन का कितना होता है 12, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 44। यहाँ पे 12 का रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ कार्बन। उसी तरह से यहाँ पर 18 का रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ H2O, और Q का रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से कितना परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे फ्यूल के अंदर, कोल के अंदर, ये हम पता लगा लेंगे। अब नेक्स्ट हमें ये बात करनी है कि नाइट्रोजन का किस तरह से हम पता लगाएं कि हमारे कोल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है। Accurately weighted coal sample is heated with concentrated H2SO4 in presence of K2SO4। तो जो कोल सैंपल हम लेंगे उसको एक्यूरेटली वेट कर लेंगे उसका, फिर उसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और K2SO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे इन अ लॉन्ग नेक फ्लास्क नॉन अ जेल्डल फ्लास्क। ठीक है, व्हेन द सॉल्यूशन बिकम क्लियर इट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KOH। तो जब हीट करने के बाद सॉल्यूशन जो क्लियर हो जाएगा तो उसको हम एक्सेस ऑफ KOH से ट्रीट करेंगे। द लाइब्रेटेड अमोनिया, तो जो भी अमोनिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब्ड इन अ नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन। तो हम स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन लेंगे, उसका नॉन वॉल्यूम लेंगे, तो जो भी अमोनिया निकलेगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा किससे? एसिड में। फिर अनयूज्ड एसिड डिटरमाइंड बाय द बैक टाइटेशन ऑफ स्टैंडर्ड NaOH। तो जितना अनयूज्ड एसिड बचा है उसका हम वो जो अमाउंट है वो हम किससे पता कर लेंगे? टाइटेशन की हेल्प से। तो कुल मिला के नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए आपको प्रैक्टिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपने जो भी सैंपल कोल है उसको लेंगे, H2SO4 और K2SO4 की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। जब आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा तो आप उसको KOH से ट्रीट कर देंगे। ठीक है, और ट्रीट करने के बाद जो अमोनिया लाइब्रेटेड होगा वो नॉन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर हम ये पता करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, अनयूज्ड है। फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, हम नाइट्रोजन का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, कितना एसिड कंज्यूम्ड हुआ, इनटू नॉर्मेलिटी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इनटू 1.4 वेट ऑफ द सैंपल अपॉन वेट ऑफ द सैंपल। तो कितना वेट था सैंपल का। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपके कोल में। फिर बात आती है सल्फर की। इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द वॉशिंग ऑब्टेन फ्रॉम द known mass of coal in bomb calorimeter. The washing are treated with BaCl2 solution and BaSO4 is precipitated. The precipitated are filtered, washed and heated to constant weight. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि washing obtained from the known mass of coal in bomb calorimeter। तो bomb calorimeter से जो हम washing मिली थी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे BaCl2 से और BaSO4 से। ठीक है, और BaCl2 से हम ट्रीट करेंगे तो BaSO4 प्रेसिपिटेट होगा, BaSO4 की परत हमें मिलेगी। फिर हम उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, हीट करेंगे टू अ कांस्टेंट वेट। कब तक हीट करते रहेंगे? जब तक उसका वेट कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस थोड़ा हार्ड है।
ठीक है। तो 2 मिनट टीवी बंद कर देना, 2 मिनट। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सल्फर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ BaSO फॉर ऑक्टेन, कितना BaSO फॉर हमें मिला, फिर हम इंटू करेंगे 32 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल टेकन इन बॉम्ब, तो कितना सैंपल हमने बॉम्ब में लिया था इंटू 233। ठीक है। एज किस तरह से हमें पता चलेगा, एज कंटेंट एनालिसिस इज कैरिड आउट इन अ as in proximate analysis। तो proximate analysis में जिस तरह से हमने एज पता किया था, उसी तरह से हम इसमें भी एज पता करेंगे। कैसे पता किया था, हमने मफल फर्नेस के अंदर हमने हमारा फ्यूल डाला था और उसको कब तक हीट करते गए थे, जब तक कि कांस्टेंट अमाउंट ना बच जाए। ठीक है, तो उसी को हमने क्या कहा था कि ये एज है। अब ऑक्सीजन किस तरह से हमें पता चलेगा, अब हमें पता है 100% में से हम क्या माइनस कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, 100%, 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, रेश, तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे केमिकल एलिमेंट पता कर लेंगे हमारे कोल सैंपल के लिए। अब पता करने के बाद हम ये रिजल्ट पे आएंगे कि हमारा जो कोल है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। इसके लिए हमने पहले भी देखा था कि, तो इसके लिए हमने पहले भी देखा था, फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ कोल देयर शुड बी मोर अमाउंट ऑफ सी एंड समटाइम्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो अगर आपके फ्यूल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है तो आपका जो फ्यूल है वो अच्छी क्वालिटी का है। बट लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड एच कंटेंट, तो ये सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एच कम मात्रा में होने चाहिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो हम क्वांटिटी पता करके ये पता कर सकते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का कोल है या नहीं है। अब बात ये आ रही है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन है तो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा, नाइट्रोजन सल्फर एश होगा तो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसी का हम रीज़न पढ़ लेते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन किस तरह से इफेक्ट करते हैं फ्यूल को, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ग्रेटर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। इट if also reduces the size of combustion chamber, the amount of hydrogen also increase the calorific value of the coal. Always hydrogen is a volatile metal and affect adversely। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ कार्बन रहेगा आपकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि हमारे फ्यूल को बॉर्न करने पे कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, हम क्या कहते हैं कि हमारा फ्यूल जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी हम फ्यूल को उतना ही अच्छा मानते हैं। तो कार्बन क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू को इंक्रीज करता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारे फ्यूल में अगर जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नाइट्रोजन के लिए क्या है, नाइट्रोजन हैज़ नो कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट इज अनडिजरेबल एनीवे in carbonization industries it may be recovered as a valuable byproduct like NH3, pyridine base etc। तो नाइट्रोजन का कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता, यानी कि आप इसको हीट देंगे तो ये हीट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये क्या है, अनडिजरेबल है, हमको ये फ्यूल में नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्यूल कंज्यूम तो कर लेगा, सॉरी हीट कंज्यूम तो कर लेगा लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और बाय द वे इसका कार्बनाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से हम यूजफुल कंपोनेंट NH3 या फिर pyridine बेस बना सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन ना हो। अब सल्फर के लिए देख लेते हैं, सल्फर कंट्रीब्यूट टू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल बट इट इज अनडिजरेबल। It react with oxygen to produce corrosive gases like SO2, SO3 and H2S during carbonization process. These gases affect adversely the properties and quality of metal. It is also cause pollution। तो सल्फर कैलोरीफिक वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी सल्फर नहीं चाहिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाता है SO2, SO3, H2S, ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पॉल्यूशन क्रिएट करती है और साथ ही में मेटल के लिए भी नुकसानदायक है, इसलिए हम सल्फर को नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं। एश की बात कर लेते हैं, एश इज़ अनडिजरेबल एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट इन कैलोरीफिक वैल्यू। तो एश का मैं बता देता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू में कोई अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये आप जो हीट दे रहे हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए वो कंज्यूम कर लेता है लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए हमें एश कम से कम चाहिए। अब बात आ गई ऑक्सीजन की, लोअर द ऑक्सीजन कंटेंट बेटर द कोल।
जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कम रहेगा उतना ही अच्छा कोल रहेगा। क्यों? ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज द वोलेटाइल मेटल एंड इट इज एसोसिएटेड विथ मॉइस्चर, लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कुकिंग पावर। मोreover द ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन कोल एंड टच द हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर द कंबक्शन इज लेसर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितना कम ऑक्सीजन रहेगा उतना ही बेटर कोल रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर लेता है, वोलेटाइल मटेरियल्स को बढ़ा देता है, और वोलेटाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो हीट कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और एंड इट इज एसोसिएटेड विथ मॉइस्चर, और ये मॉइस्चर के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं। और साथ में ये क्या करता है, अगर हमारे फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो उसके साथ कंबाइन होकर मॉइस्चर बना लेगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन भी कम हो गया। हम क्या चाहते थे कि हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा रहे, तो उसने हाइड्रोजन को भी कम कर दिया और साथ ही में मॉइस्चर भी बढ़ा दिया। तो मॉइस्चर की वजह से भी हमारे फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम हो सकती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे फ्यूल में नाइट्रोजन, सल्फर, एच और ऑक्सीजन कम रहे, लेकिन कार्बन एंड हाइड्रोजन ज़्यादा रहे। तो बस यही था, हमने यही पढ़ा कि किस तरह से हम अल्टीमेट एनालिसिस के हेल्प से हमारा जो कोल है उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।